नमस्ते साथियों, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिनमें से कि अभी तक हम लोगों ने टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आपको पता है कि आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस सेशन से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होने वाला है। ठीक है, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा के तौर पर रखा हूं, यदि आपका कहीं गलत हो जाता है उसे आप अपने काउंटिंग में गिन लेना। तो इस प्रकार से कर से टोटल 41 क्वेश्चन है। इनमें से आपका क्या सही रहता है आज के इस क्लास से, आप हमें अंत में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसा कि आप हर एक वीडियो में बताते हो कि मेरा आज के इस सेशन से इतने नंबर आए हैं, आज के सेशन से मेरा इतना स्कोर रहा है। जैसे कि कई बच्चे को मैं देखता हूँ, तारा रानी गोपे है, हिमानी है, अन्य दो तीन लोग और हैं, सोनिका है। ये सभी क्या करते हैं, अपना स्कोर अपना नाम मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से मेरे को नाम याद रहता है। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको अपना स्कोर के साथ साथ अपना नाम भी मेंशन करना है। चलिए देखिएगा पहले नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। जो भी क्वेश्चन इनमें से आपका गलत होगा उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आप ऐसे ही क्वेश्चन को गलत ना करें। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, सभ्य बनाने के बोझ का विचार किस यूरोपीय साम्राज्यवादी धारणा से जुड़ा है? क्या है? सभ्य बनाने के बोझ, ठीक है, किस साम्राज्यवादी धारणा से जुड़ा है? उत्तर है उपनिवेशवाद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासकों द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो हमें क्यों शिक्षा देना चाहते थे? औपनिवेशवाद हम किसे कहेंगे, सबसे पहले हम ये समझते हैं। औपनिवेशवाद होता है जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं। जैसे सपोज करिए कि आप भारत के लोग हैं और यह है ब्रिटिश। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कर रखे हैं, कब्जा कर रखे हैं, तो ये क्या हो गया, उपनिवेशवाद हो गए। तो वही औपनिवेशिक शासक जो हम पर रूल कर रहे हैं, वो शासक शिक्षा को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य उनका क्या था? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीयों को अंग्रेजी सभ्यता का समर्थक बनाना। चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पनपेगी, तभी जाकर के जो लोकाचार की मात्रा है वो उनको समझ में आएगा। आप ऐसा सपोज करिए कि आप किसी देश में गए, आपको वहां की भाषा नहीं आती है, दूसरे रूलर जो वहां के शासक है वो वहां पर अपना शासन जमाना चाहते हैं, तो शासन कब जमा पाएंगे? जब उनको वो भाषा समझ में आती होगी तब, या फिर नहीं आती होगी तब? जब आती होगी जब जमा पाएंगे। ऐसे ही जो औपनिवेशिकवाद थे, जो औपनिवेशिक शासक थे, जो बाहर से आए हुए ब्रिटिश शासक थे, जो भारत पे शासन कर रहे थे, वो शिक्षा को क्यों बढ़ावा देंगे? ताकि भारतीयों को अंग्रेजी सभ्यता का समर्थक बना सके। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी भाषा को औपनिवेशिक भारत में सरकारी कामकाज के लिए मुख्य भाषा के रूप में चुना गया था? ठीक है, किसके लिए? औपनिवेशिक भारत में सरकारी कामकाज के लिए कौन से भाषा को चुना गया था? उत्तर है आपका अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सुधार का प्रयास किया? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? किस क्षेत्र में विद्यासागर ने सुधार का कार्य किया? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में भारत में मिशनरी स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भाई भारत में मिशनरी स्कूलों की स्थापना किस लिए किए जा रहे थे? तो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लॉर्ड मैकाले का प्रसिद्ध मिनट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
1835 में प्रस्तुत किया गया था, लॉर्ड मैकाले का प्रसिद्ध मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि औपनिवेशिक शिक्षा का कौन सा प्रमुख प्रभाव था। ये नीचे आपको चार ऑप्शन है, इन चारों ही ऑप्शन में से औपनिवेशिक शिक्षा का प्रभाव क्या था। भारतीय उद्योगों का विकास, अंग्रेजी भाषा का प्रसार, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान और भारतीय राजनीति का विकास। चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेज जो आए हैं तो भारत में उद्योगों का विकास तो करेंगे नहीं, संस्कृति का प्रचार करना नहीं उनको, राजनीतिक से उनका कोई रिलेटेड नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली नींव किसने रखी। चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी। उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखना एक बार। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को किसने समर्थन दिया। अभी आपने ऊपर ऐसे ही एक क्वेश्चन किया था कि किसने विधवा विवाह का पुनरीक्षण किया, तो आपको उत्तर था वहां पर विद्यासागर, पर पूर्ण नाम क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहां से आपको हिंट मिल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और कब हुआ था ये, कब समर्थन मिला था, 1856 में इसे समर्थन मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला विश्वविद्यालय 1857 में कहां पर स्थापित किया गया था। चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा। 10वें नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो कोलकाता, बम्बई और मद्रास तीनों ही स्थानों पर किया गया था, ठीक है, पर पहला जो हुआ था वो हुआ था कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। और जैसे कि आपको पता है कि कोलकाता जो है भारत की प्रथम राजधानी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कोलकाता प्रथम राजधानी थी, वर्तमान समय में भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासकों ने शिक्षा पर क्यों ध्यान दिया। ध्यान से पढ़ना है आपको, शिक्षा पर क्यों ध्यान दिया इन्होंने। चार ऑप्शन है, बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। भारतीयों को क्रांतिकारी बनाने के लिए इन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा का प्रसार किया, या फिर प्रशासन में मददगार भारतीय पैदा करने के लिए, भारतीय संस्कृति का संरक्षण के लिए, विज्ञान और तकनीकी के उन्नति के लिए। क्या होगा, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, प्रशासन में मददगार भारतीय पैदा करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। चलिए एक और इसी प्रकार से करना क्वेश्चन, समाज सुधारकों का मुख्य उद्देश्य क्या था। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठन का नाम बताइए। ऐसा कौन सा संगठन है, चारों संगठनों में से ऐसा कौन सा संगठन है जो कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, आपको पता है ब्रह्म समाज ने भी दिया था, आर्य समाज और प्रार्थना समाज, तो यहाँ पर तीनों ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक आपको पता है डॉक्टर राजा राम मोहन राय है, आर्य समाज को हो जाएंगे महर्षि दयानंद सरस्वती, और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित होना किस प्रकार की शिक्षा का परिणाम था। आपको पता है कि विधवा पुनर्विवाह जो है, किसने इसके खिलाफ विरोध किया था, तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था 1856 में। पर ये जो शिक्षा का परिणाम है ये क्या चीज है, उत्तर हो जाएगा आधुनिक शिक्षा का परिणाम है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान दिया। ठीक है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर।
भाई राजा राम मोहन राय शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान देंगे? अभी आपने ऊपर क्वेश्चन किया था कि अंग्रेजी शिक्षा में योगदान देंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। कई लोग मैं देख पा रहा हूँ कि महिला शिक्षा जवाब दे रहे हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा था? सबसे अधिक प्रभावित कौन सा वर्ग हुआ था औपनिवेशिक शिक्षा से? उत्तर है इसका मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए थे औपनिवेशिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं, एक बार आपको रिवीजन के तौर पर मैं ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से सही होना चाहिए ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। तो बताइएगा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? सही है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सी रिट दायर की जाती है? चार ऑप्शन है, विशेषाधिकार रिट, प्राकृतिक न्याय रिट, संवैधानिक रिट और मौलिक अधिकारों की रिट। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों की रीट सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करना है कि संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भाई आपके मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार आपके कितने हैं? 6। इन 6 मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? उत्तर होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो एक यहां से प्रश्न बनेगा कि ऐसा कौन सा अधिकार था जो कि मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करना, आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करना और अपना स्कोरिंग गिनते रहना कि भाई आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है आज के सेशन से। चलिए क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार के तहत कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? ठीक है, ये नीचे आपको 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक आंसर सही है, कौन सा है ये आपको बताना है। उत्तर होगा संपत्ति रखने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आता है, रोजगार की स्वतंत्रता का भी अधिकार है और कहीं भी निवास करने का भी अधिकार है। पर जो अधिकार नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए क्या होगा सही आंसर? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। चलिए ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कथन दिए हुए हैं इनको पढ़ना है, पढ़ करके आपको चिंतन करना है, फिर आपको बाद में सोच समझ के उत्तर देना है। क्वेश्चन में है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? नीचे आपको 2 कथन दे रखे हैं, कथन 1 और कथन 2। दोनों में से कौन सा कथन सही है? यदि केवल एक सही है तो एक पर आंसर करना, दो सही है तो दो पे आंसर करना, और यदि दोनों सही है तो आपको सी ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यदि डी है तो डी पे सही करना है। कथन है कि अधिकार जो है कर्तव्यों से जुड़े होते हैं, ध्यान से पढ़ना है। कथन 2 कह रहा है कि अधिकार बिना कर्तव्यों के भी बनाए जा सकते हैं। अधिकार जो है बिना कर्तव्यों के भी बनाए जा सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है? यहां पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि अधिकार जो है कर्तव्यों से जुड़े हैं और बिना अधिकार के भी कर्तव्य बनाए जा सकते हैं।
चलिए यहाँ पर देखना है अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले आपको ये जो कथन एक और कथन दो दे रखा है इनको पढ़ना है, पढ़ करके विचार करना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। यदि केवल पहला सही है तो आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दूसरा सही है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है, और यदि दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक करना है, और यदि दोनों ही गलत है तो ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि अधिकार कर्तव्यों से जुड़े होते हैं। कथन दो कह रहा है कि अधिकार बिना कर्तव्यों के बनाए जा सकते हैं, तो बिना कर्तव्यों के अधिकार तो बनाए नहीं जा सकते। तो ऑप्शन नंबर जो कथन दो है वो गलत हो गया। जब कथन दो हो गया गलत तो यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केवल कथन एक सही है। अधिकार जो है कर्तव्यों से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। किस किस की स्वतंत्रता प्राप्त होती है? भाषण की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त होती है? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए एक और क्वेश्चन करना इसी प्रकार से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गलत है। ये आपको नीचे चार ऑप्शन दे रखा है, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है। देखिएगा, एक है अधिकार केवल न्यायालय द्वारा संरक्षित किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। फिर आगे है अधिकार नागरिकों को उनके कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित करते हैं। सी है अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। और डी है अधिकार किसी व्यक्ति की सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं। यदि आपने इन चारों ही ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आपको सबसे पहले ही ऑप्शन में देखा होगा केवल न्यायालय द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है और यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है। चलिए करिएगा अगला क्वेश्चन, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। हाँ, क्वेश्चन है अभिकथन वाला, समानता का अधिकार जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है। यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा। आंसर होगा यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करना है आप सभी ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार विचारों की अभिव्यक्ति का समर्थन करता है। चार ऑप्शन है, सही आंसर पर टिक करना है। विचारों की अभिव्यक्ति का समर्थन कौन सा अधिकार करता है? सांस्कृतिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अभिकथन वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको पता है कि अभिकथन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले अभिकथन और रीजनिंग को ध्यान से पढ़ना है, दोनों सही है उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। अभिकथन है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अभी आपने ऊपर इसी प्रकार से क्वेश्चन किया था, मतलब पहला वाला पंक्ति आपका सही है, अभिकथन सही है। कारण है ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीयों को अपनी संस्कृति के अनुरूप बनाना था। तो ये कथन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभिकथन सही है, कारण सही है, और दोनों आपस में मेल खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है 27 नंबर क्वेश्चन का। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार से अभिकथन वाला, देशी जनता को सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। सही है। ठीक है, कारण है इसका अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन के प्रति निष्ठावान और शिक्षित बनाना था। तो ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभिकथन सही है और कारण भी सही है और दोनों आपस में मेल खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा अभिकथन वाला। ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए अपनी संस्कृति का प्रसार किया। अभी आपने 27 नंबर के क्वेश्चन में देखा था इसी प्रकार से, तो ये इसका सही है। कारण है ब्रिटिश शासन मानता था कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है, ठीक है, और उसे सुधारने की आवश्यकता है। ये बात भी सही है। इस बात को कौन कहेगा? विलियम जेम्स कहते हैं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है और इसका सही व्याख्या आपस में मेल खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारतीयों में आधुनिक विचारधारा का प्रसार हुआ। कारण है ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीयों को अपने साम्राज्य के लिए उपयुक्त नागरिक बनाना था। बताइए चारों ही ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है इसका? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन और कारण सही है और दोनों आपस में मेल खाते हैं। चलिए करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व। अभिकथन वाला क्वेश्चन है असेशन और रीजनिंग का। भारतीय समाज में शिक्षा का प्रचार ब्रिटिश शासकों के शासन के दौरान हुआ, ठीक है। कारण है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। तो दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी होती है, आपस में मेल भी खाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए केवल अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, ठीक है। इसका कारण है अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को पश्चिमी विचारधारा और सभ्यता से परिचित कराना था। बताइए क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कई लोग केवल शब्द को देख करके ऑप्शन नंबर ए को नहीं चुन रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको दो चीज समझना है। जैसा कि सनी सर भी बताते हैं कि सीडीपी और एसएसटी में इतना अंतर है कि सीडीपी में जो होता है केवल शब्द देख करके आप उस ऑप्शन को काट देते हो, गलत कर देते हो, पर एसएसटी में ऐसा नहीं होता है। इसलिए एसएसटी का जो पेडागोजी होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। केवल को देख करके आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। अब वो जमाना गया जब आपका केवल के ऊपर प्रश्न बनता था कि केवल देख करके आपने गलत कर दिया। अब सीटेट जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए अभिकथन और कारण वाला। देसी जनता को सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारतीय संस्कृति को नजरअंदाज किया, ठीक है। कारण है इसका ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को यूरोपीय सभ्यता से परिचित कराना था। तो दोनों ही सही है और इसका आपस में मेल भी खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासकों ने भारतीय समाज में शिक्षा का प्रसार करके उनके मनोबल को कमजोर करने का प्रयास किया। कारण कह रहा है कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली भारतीयों को केवल प्रशासनिक कार्यों में उपयोगी बनाने के लिए की थी। अब यहाँ पर भी आप लोग केवल देख करके गलत मत करना, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और इसका आपस में मेल भी खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार से, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति ने भारतीय समाज में जातिवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर, जातिवाद को बढ़ावा दिया। और कारण है कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था कि भारतीयों को प्रशासन में कामकाजी तरीके से परिचित कराया जाए, जिससे जातिवाद का समर्थन हुआ। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? आंसर है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन करना इसी प्रकार से, देसी जनता को सभ्य बनाने के प्रयासों के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली की उपेक्षा की गई, ठीक है। कारण है ब्रिटिश शासन ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से केवल
अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और दोनों आपस में मेल खाते हैं। चलिए अब ये रहा आपके लिए इजी इजी क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़ना। ये इतना भी इजी नहीं है जितना आप समझ लिए। क्वेश्चन है, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना के संदर्भ में किसके विचारों का योगदान महत्वपूर्ण था। बताइए क्या होगा सही आंसर। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद। उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसका महत्वपूर्ण योगदान था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दृष्टिकोण में शिक्षा का क्या महत्व था। क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण में शिक्षा का क्या महत्व था। आंसर है, संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, इसके संदर्भ में किसने भारतीय संस्कृति की आधुनिकता के साथ संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता बताई थी। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए ये रहा आपके लिए अगला और अंतिम क्वेश्चन, तो नहीं कहूंगा क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन है, पर यहाँ पर आपका 40 में से क्या स्कोर रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। एक क्वेश्चन जो है आपको मैंने ऑफर के रूप में दिया है। चलिए क्वेश्चन है, शिक्षित राष्ट्र की परिभाषा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे प्रमुख माना था। धार्मिक दृष्टिकोण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सुधार, कला और साहित्य। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र शिक्षित राष्ट्र की परिभाषा माना था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यह रहा आपका आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, सभ्य बनाना और शिक्षित करना की प्रक्रिया में कौन सी संस्था मुख्य भूमिका निभाती है। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरकारी विद्यालय। साथियों ये 41 क्वेश्चन हो गए। इनमें से आप जो काउंट करेंगे 40 क्वेश्चन करेंगे। इन 40 में से आपका आज का क्या स्कोर रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 कंप्लीट होता है। कल की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करेंगे। तब तक के लिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।